नमस्कार साथियों, एक बार फिर सोडा क्लासेस सुरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने जेनेटिक्स और मेंडल के जीवनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े थे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को आप पूरा देखिए। उसमें हमने काफ़ी हद तक अच्छी मेहनत की है, आपको हर एग्जाम्पल के उसमें फ़ोटोज़ भी एडिट हमने किए। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप समझ पाओगे कि जेनेटिक्स का जो हमारे द्वारा किया गया प्रयास है वो कितना कारगर साबित होगा। तो आज मैं जेनेटिक्स की कड़ी को ही आगे बढ़ाऊंगा और बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस मैं वही उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से सीधे ही एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मेंडल के संकरण के प्रयोगों के बाद की घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेंडल के जैसे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए तो उन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। तो मैं आज उन सभी नियमों में से केवल एक नियम की बात करूंगा जो प्रथम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो ये है कि मेंडल के संकरण के प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित नियम, ठीक है जी। तो हमारा जो अभी टारगेट है वो है, मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने कौन से नियम प्रतिपादित किए थे। तो मेंडल ने अपने समय में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत है प्रभाविता का नियम, द्वितीय सिद्धांत है विसंयोजन का नियम और तृतीय सिद्धांत है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन सभी सिद्धांतों में से मैं सिर्फ प्रभाविता के नियम की बात करूंगा, यानी कि प्रथम सिद्धांत। तो मेंडल ने जो 3 नियम प्रतिपादित किए थे उनमें से जो प्रथम नियम है वो है प्रभाविता का नियम, द रूल ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम। तो पहला फैक्ट अपने को याद रखना है, प्रभाविता का नियम उसने प्रतिपादित किया था और इसी प्रभाविता के नियम को अपने बोलते हैं इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण का नियम, ठीक है जी। इकाई लक्षण का नियम हम बोला करते हैं इसमें। तो एक पॉइंट और कि इकाई लक्षण का नियम जो है इसे हम लोग प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक पॉइंट इसमें यह भी बना करता है कि इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम जो है इसका प्रतिपादन किसके आधार पर किया गया था। तो मेंडल ने अपने समय में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट में से इम्पोर्टेंट ये है कि संकरण के प्रयोग जो थे वो थे एकल संकर संकरण, एक था द्विसंकर संकरण, एक था संकर पूर्वज संकरण और एक था परीक्षण संकरण। 4 संकरण के एग्जाम्पल हम लोग मोस्टली ज़्यादातर पढ़ा करते हैं। तो जो प्रभाविता का नियम था वो किस पर आधारित है, एकल संकर संकरण पर आधारित है। यानी मेंडल ने प्रभाविता के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो एकल संकर संकरण माने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो प्राप्त परिणाम है उनके आधार पर किया गया है। तो एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि एकल संकर संकरण जो है इसमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं परिणामों के आधार पर हम प्रभाविता के नियम का प्रतिपादन किया करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब क्या है ना कि जब एकल संकर संकरण वो तैयार करता है तो आप जेनेटिक्स को पढ़े होंगे कभी, तो वो अपनी कुछ पीढ़ियाँ बताता है, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी ऐसे। तो मेंडल ये कहता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उस प्रकट होने वाले लक्षण को अपने बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता यानी कि अप्रकट लक्षण है उसको अपने बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। माने एकल संकर संकरण की F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षणों के आधार पर ही हम प्रभावी और अप्रभावी शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या है ना कि मानव शरीर में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो अप्रभावी हैं, कुछ रोग हैं ऐसे। तो मानव के मैं अप्रभावी लक्षणों के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, यानी कि अप्रभावी रोगों के ऊपर मैं बात करूंगा, जिनमें एक रोग है मेरे पास हीमोफीलिया। होता ज़रूर है लेकिन बॉडी के ऊपर कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, अंदर है शरीर पर दिखता नहीं है, कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। नंबर 2 डायबिटीज़,
बॉडी के भीतर है लेकिन बॉडी के ऊपर इसका कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से नंबर 3, एक है हीमोफीलिया, एक डायबिटीज़, एक मैं कह सकता हूँ वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, किसी को लाल और हरे रंग में अंतर प्रकट करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये जो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक रोग तो है लेकिन फिजिकल बॉडी पर इसका कोई लक्षण नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक और रोग की बात करूं तो हमारे पास एक और रोग आता है मंदबुद्धिता। मंदबुद्धि बालक जो है वो इंटरनली एबरेट है लेकिन उसके बॉडी के ऊपर उसका कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। हम मंदबुद्धि बालक को देख कर नहीं कह सकते ये मंदबुद्धि है जब तक वो कोई अनुक्रिया नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब किसी को अच्छे गंदे कपड़े पहनने देखकर हम उससे मंदबुद्धि करें, ये कंप्लीटली 100% सही बात नहीं है। गंदे कपड़े तो किसी काम करने वाले व्यक्ति के भी हो सकते हैं। कोई मेहनत कश आदमी, कोई मजदूर है और वो मिट्टी में काम कर रहे हैं तो उसके भी कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो कई बार हम लोग ऑफलाइन हमारे बैच में हम देखते हैं तो बच्चे कहते हैं सर उसके कपड़े से पता चल जाता है, उसके कटिंग करवाने के तरीके से पता चलता है, उसके लंबे बालों को देखकर पता चल जाता है, उसके नए नहाने के लक्षणों को देखकर पता चल जाता है। ये कोई बात थोड़ी हुई, नहीं नहाना ये कोई मंदबुद्धि का लक्षण थोड़ी है ना। माने उसके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का लक्षण जो है वो प्रकट नहीं होता, वो इंटरनली एबरेट है। तो ये पॉइंट अपने पास बनेंगे। अब हमें, क्योंकि मैंने आपके लिए प्रभाविता पर ही बात करनी थी और इसलिए करनी थी क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 2016 के LDC के एग्ज़ाम में पूछा गया था और बहुत प्रभावी क्वेश्चन था वो। तो मेंडल जो है वो अपने समय में केवल प्रभाविता के इन्हीं पदों पर बात करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस करता है, वो तो F1PD में सभी लंबे पौधों को देखता है ना। तो मेंडल जब वो देखता है ना लंबा पौधा, आपने क्रॉस करके देखा होगा कभी, ऐसे किताबों में पढ़ा होगा, एक लंबे पौधे का क्रॉस जब बौने पौधे से होता है, माने कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी से होता है तो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी पादप प्रकट होते हैं। ये लंबा, ये बोना और ये सारे पादप कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो प्रकट कौन सा लक्षण हो रहा है? लंबापन, यानी ये लक्षण प्रकट हो रहा है तो इसी को अपने प्रभावी बोलेंगे। ये प्रकट नहीं हो रहा तो इसको अपने अप्रभावी यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो इस आधार पर अपने प्रभावी और अप्रभावी जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। अब हमें पॉइंट ये देखना है कि जो प्रभाविता का प्रकार है ना, कितने प्रकार का है। तो मेंडल ने अपने समय में जो काम किया था उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखा करते हैं। तो मैं उसके बाद की कुछ बातों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे, यानी कि प्रभाविता कितने प्रकार की होती है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाएंगे अभी। और टाइप्स ऑफ डोमिनेंसी, इस पर बात करेंगे, यानी कि प्रभाविता के प्रकार। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है इसमें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत शानदार लेवल के पूछे जाते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्रभाविता के प्रकार। प्रभाविता 3 प्रकार की होती है जी। एक होती है पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंसी। एक होती है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है सह प्रभाविता, माने को डोमिनेंसी। कहने का मतलब ये है कि प्रभाविता को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अब जो पूर्ण प्रभाविता उसका मतलब क्या है उसको थोड़ा समझिए। मेंडल के मटर पर प्रयोग सारे के सारे क्या है, पूर्ण प्रभाविता को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक लंबे और एक बौने पौधे के बीच में जब वो क्रॉस करता है तो सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, मतलब कंप्लीटली प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा है, दूसरा लक्षण तो शो ही नहीं हो रहा। इसी को पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और मेंडल के समय में सिर्फ पूर्ण प्रभाविता ही थी। मेंडल के समय के पश्चात मैंने कल आपसे बात की थी कि जर्मनी का कार्ल कोरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस ने, ध्यान देना इधर, जर्मन साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की और उसने एक पुष्पीय पादप पर प्रैक्टिकल किया। गौर करने लायक बात है। एक पुष्पीय पादप पर प्रैक्टिकल किया और वो पुष्पीय पादप था मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा पर प्रयोग उसने किया।
उसने मिराबिलस जलापा नामक प्लांट के अंदर ही अपूर्ण प्रभाविता को बताने की कोशिश की थी। मिराबिलस जलापा जो होता है इसको अपने बोलते हैं रात रानी। बड़ा बेसिक है, हम सभी जानते हैं रात रानी किसको कहते हैं। और इसी रात रानी को अपने बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट 4 बजे पादप, ऐसा इसको बोला जाता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी इसकी वो ये है कि रात रानी जो होती है वो इवनिंग में 4 बजे के टाइम के बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो इसके फूल खिलते हैं। अंधेरे में इसके फूल एकदम मतलब खिल जाते हैं, तो इसे रात की रानी के नाम से जाना जाता है। सुबह जैसे ही दिन उगता है, सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश के पश्चात इसमें जो फूल हैं वो वापस बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इसे रात रानी के नाम से जाना जाता है। प्लांट का नाम बताऊं तो मिराबिलस जलापा रात रानी 4 o'clock प्लांट। इसमें कार्ल कोरिन्स क्या देखता है कि वो एक लाल फूल लेता है और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा जो है वो लेता है, देन स्मॉलर माने सफ़ेद, और वो जब इनसे क्रॉस करता है तो वो देखता है कि इस प्रकार के पादप प्राप्त हुए। मेंडल के अनुसार तो लाल फूल ही प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन वो किस प्रकार के फूल देखता है? गुलाबी। जर्मन साइंटिस्ट ये देखता है कि ये तो गुलाबी है, कहने का मतलब न लाल है न सफ़ेद, दोनों का मध्यवर्ती है। तो जब F1PD में उत्पन्न लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मध्यवर्ती हो तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल देखा गया मिराबिलस जलापा में, रात रानी में, 4 o'clock प्लांट में। जर्मनी के कार्ल कोरिन्स ने देखा कि लाल और सफ़ेद फूलों में जब क्रॉस हुआ तो गुलाबी फूल वाले पौधे प्रकट हुए। मेंडल के अनुसार तो लाल फूल वाले पौधे प्रकट होने चाहिए थे, लेकिन ये तो मध्यवर्ती लक्षण है, नया लक्षण है। तो जब कोई नया लक्षण प्रकट हो और मीडिएटर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का पहला एग्जाम्पल मिराबिलस जलापा। अब वो क्या देखता है? पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है एक स्नैपड्रैगन पादप। अब क्या है ना कि कई बार हम लोग इन पौधों के बारे में जानते नहीं है। जैसे मिराबिलस जलापा अगर मैं सीधा बोलता, रात रानी के बारे में नहीं बताता तो हमें क्लियर नहीं होता। इसीलिए मैं इसमें कुछ फ़ोटोज़ एडिट कर रहा हूँ। जैसे कि आप मिराबिलस जलापा में रात रानी नामक पादप को देख सकते हैं। उसमें लाल और सफ़ेद फूलों के जब क्रॉस होता है तो गुलाबी फूल प्रकट होते दिखते हैं। इसी प्रकार से स्नैपड्रैगन, ये भी एक पुष्पीय पादप है। भूलवश हम इसे कोई जंतु न समझे। हमारे कई बच्चों से मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अचरज होता है कि स्नैपड्रैगन को वो कुछ और ही जंतु समझ लेते हैं, जैसे सांप समझ लेते हैं कि स्नैपड्रैगन, ड्रैगन माने कोई सांप होगा सर, कोई रेप्टाइल होगा। तो स्नैपड्रैगन क्या है? एक पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी लाल और सफ़ेद फूलों के बीच में क्रॉस होने से गुलाबी फूल पैदा होते हैं। एंड स्नैपड्रैगन ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और मज़े की बात यह है कि स्नैपड्रैगन जो है LDC की 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर एग्जाम्पल को थोड़ा गौर करेंगे। जो 3 नंबर एग्जाम्पल है वो है हमारे पास किसका? एंडुलिशियन प्रजाति के मुर्गे। एंडुलिशियन प्रजाति के मुर्गे में पंखों का रंग। इसमें क्या होता है कि काले और सफ़ेद मुर्गों के बीच में जब क्रॉस होता है तो वो देखता है कि कैसा मुर्गा पैदा हुआ? नीले रंग वाला। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, BB माने ब्लैक, स्मॉल बी माने सफ़ेद, ये मुर्गा है। तो मैं इसमें लिखता हूँ सप्रभाविता, तो अपने थोड़ा इसके पश्चात पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रभाविता का चल रहा है। तो एक काला पंख वाला मुर्गा, एक सफ़ेद पंख वाला मुर्गा, दोनों में क्रॉस हुआ, कैपिटल B स्मॉल b। मेंडल तो ये कहता है कि काले पंखों वाला मुर्गा पैदा होना चाहिए मेंडल के अनुसार, लेकिन यहाँ जो मुर्गा उत्पन्न हुआ नीले पंख युक्त मुर्गा था। तो जब नया लक्षण आ जाए, वही बात मीडिएटर आ जाए, दोनों का मध्यवर्ती आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। तो जर्मन साइंटिस्ट जो कार्ल कोरिन्स है
वो मिराबिलस जलापा को, स्नैपड्रैगन को और एंडेल्यूसियन प्रजाति के मुर्गों को किसका उदाहरण मानता है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण मानता है। तो अपूर्ण प्रभाविता के ये फेमस 3 एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि आपको पूर्ण प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। यदि लक्षण प्रभावी जनक के समान हो तो पूर्ण प्रभाविता, यदि लक्षण उत्पन्न लक्षण जो है वो दोनों का मध्यवर्ती हो तो अपूर्ण प्रभाविता। अब बात करते हैं अपने नंबर 3 यानी कि सह प्रभाविता के ऊपर। सह प्रभाविता का उदाहरण अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं दावा कर सकता हूं कि यहाँ से बड़े बड़े लेवल में पेपरों में प्रश्न आते हैं। भले ही आप लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हो, भले ही आप मतलब सेकंड ग्रेड तक के विद्यार्थी हो, है ना, फर्स्ट ग्रेड तक के विद्यार्थी हो, मतलब ये पॉइंट एलडीसी का, अकाउंटेंट का, वुमेन सुपरवाइजर का, जेनेटिक्स जिसमें है उसमें ये पार्ट बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब जो प्रभाविता का तीसरा टाइप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रभाविता का जो तीसरा प्रकार है वो है सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंसी। सह प्रभाविता में हम ये देखते हैं कि सह मतलब साथ साथ, प्रभाविता माने प्रकट होने वाला लक्षण। तो जब कोई लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ प्रकट होते हों जीव में, तब हम उसे कहते हैं सह प्रभाविता माने कोडोमिनेंसी, साथ साथ मिलकर प्रकट होना। ऐसे लक्षण हम घरों में आम खास देखते भी हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करता हूँ। जैसे एक लाल रंग का बुल है, बुल मतलब समझ गए होंगे, एक सांड है। मेरी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, बागड़ी भाषा में बात करूँ तो गोदा जिसको कहते हैं, बड़े गाँव में हम लोग देखा करते हैं। रेड कलर का बुल है, इसका क्रॉस सफ़ेद कलर की गाय से हो जाता है। ये लाल बुल है, ये सफ़ेद गाय है। अब मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, क्या लाल बुल और सफ़ेद गाय के बीच में क्रॉस होने से गुलाबी रंग के बछड़े पैदा होते हैं? नहीं, स्वाभाविक बात है। हमने तो कभी गुलाबी रंग के बछड़े देखे नहीं, माने अपूर्ण प्रभाविता तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम कई बार ऐसा देखते हैं कि इस प्रकार का क्रॉस होने पर हमें, अब हालांकि ये शब्द किताबों में दिया हुआ है, चितकबरा बछड़ा या बछड़ी, चितकबरा बछड़ा या बछड़ी, माने ऐसा बछड़ा या बछड़ी का जन्म हम देखते हैं जिसमें कहीं कहीं स्पॉटिंग होती है, कहीं से लाल होता है, थोड़ा बहुत सफ़ेद, लाल है तो सफ़ेद स्पॉटिंग होगी, सफ़ेद है तो उसमें लाल लाल रंग की स्पॉटिंग होगी, धब्बे होंगे मतलब। तो जब उसके खाल के ऊपर इस प्रकार के चितकबरे धब्बे देखे जाएं, तब हम उसे क्या कहेंगे? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ये सह प्रभाविता है। और ऐसे एग्जाम्पल जब हम कैटल्स में यानी कि मवेशियों में देखते हैं, कैटल्स में ऐसा होता है, मवेशियों में ऐसा होता है, तब हम इन मवेशियों को क्या कहते हैं? रॉन। तब हम इन मवेशियों को रॉन के नाम से जानते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल पेपर में आ सकते हैं कि रॉन किसका उदाहरण है, तो बेझिझक हम बता सकते हैं कि रॉन किसका उदाहरण है? सह प्रभाविता का उदाहरण। और हम घरों में ऐसा देखते हैं, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस के दौरान मैं कोशिश करता हूं कि एडिटिंग के दौरान कुछ अपने फ़ोटोज़ वगैरह मैं एडिट करता रहूं ताकि आपको ये एग्जांपल समझ में आते रहे। जैसे रॉन, ऐसा चितकबरा बछड़ा देखोगे तो आपको आराम से पता चलेगा कि रॉन क्या चीज़ है ना। उसको मैंने जो है सह प्रभाविता क्यों बोला? क्योंकि उसमें धब्बे हैं, स्पॉटिंग है, कहीं से लाल कहीं से सफ़ेद, है ना, धब्बेदार है वो, तब हम उसे सह प्रभाविता कहते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मनुष्य में AB ब्लड ग्रुप, मनुष्य में AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने AB ब्लड ग्रुप समझ गए होंगे, हो सकता है A एंटीजन प्रभावी हो, एक तरफ से A एंटीजन आ रहा हो, दूसरे साथी से B एंटीजन आ रहा हो, दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हो, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया अभी अबाउट जेनेटिक्स एंड अबाउट द रूल ऑफ डोमिनेंसी एंड टाइप ऑफ डोमिनेंसी ऑल्सो। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, जनरल अवेयरनेस में, माने अगर आप LDC के, अकाउंटेंट के, सुपरवाइजर के स्टूडेंट है, जेनेटिक्स में ये बातें कोई नहीं बताता। सारी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मेंडल ने मटर पर काम किया, 34 जोड़ी लक्षण, 7 जोड़ी पर प्रयोग, फलाना ढिमका, ऐसे करने से जेनेटिक्स के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। हमें थोड़ा सा प्लस पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स टॉपिक से LDC में 4 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए। अगर आप 4% सही करना चाहते हो तो मैं कह दूं अच्छा 1% ये भी आ जाए, मान लीजिए मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया, मटर पर, कौन गलत करेगा?
आज की दुनिया में कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन 2016 के एलडीसी में जैसे प्रश्न आया कि अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण बताइए, स्नैपड्रैगन सुना, नाम ही नहीं सुना किसी ने, क्या जवाब देगा? स्नैपड्रैगन के बारे में जानता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? मेंडल ने मटर के अलावा किस पर काम किया था? हमने कल ही बात की थी हाइरेशियम प्लांट की, एक फोटो भी हमने एडिट किया था कल की वीडियो में, आपने नोटिस किया होगा। नाम ही नहीं सुना किसी ने हाइरेशियम, मटर के अलावा कोई जानते ही नहीं है, क्या जवाब आएगा? मतलब ये है, मैं सीधी सपाट बात करता हूँ कि टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ा जाए, टॉपिक के साथ मस्ती मजाक न किए जाए। चुटकुले सुनाने से पेपर फाइट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा चुटकुले सुनने वाले बनाने वाले वो आज गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। कैसे पार पड़ेगी हमारी जब हम जेनेटिक्स जैसे टॉपिक से इतना बड़ा अन्याय करेंगे, उसकी मूल चीज़ को हम नहीं बताएंगे, कैसे हम लोग उसको कवर करेंगे? हालांकि मैं भी आपको बता दूं कि YouTube चैनल पर जो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये मैं कटिंग मैटर ले रहा हूं। मतलब मुझे जो ज़्यादा फेमस लगता है, उसमें मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं उसी के ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अकेली जेनेटिक्स को अगर मैं कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू ओनली एलडीसी में पढ़ाऊँ, तो कम से कम मान के चलो, अगर आप मेरे ऑफलाइन में बैच में बैठते हैं तो कम से कम 12 से 13 घंटे का टॉपिक है, ईमानदारी से पढ़ाया जाए और सिर्फ कठिनाई स्तर 10वीं क्लास तक, तब इतना बड़ा टॉपिक है वो, तब जाके उसमें से 4 क्वेश्चन सारे सही होंगे। वरना मटर वाला हर बच्चा सही करेगा, भले वो पढ़े भले न पढ़े। उन बच्चों से आगे निकलने के लिए हमें एडवांस काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आज देखो मैंने जो वीडियो बनाया, सिर्फ एक नियम पे वीडियो बनाया जिसका नाम था द रूल ऑफ डोमिनेंसी, यानी कि प्रभाविता की प्रकार या प्रभाविता का नियम, जिसके 3 प्रकार मैंने बताई, कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। हल्का सा रिविजन बताऊं तो यदि F1 पीढ़ी में प्रकट लक्षण प्रभावी हो, केवल प्रभावी, तो हम उसे पूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जैसा कि मेंडल ने अपने काम किए थे, सारे पूर्ण प्रभाविता के उदाहरण थे। अगर प्रकट लक्षण दोनों का मध्यवर्ती हो तो हम उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जैसा कि कार्ल कुनेस ने रात रानी पर, स्नैपड्रैगन पर और एंडुलिसियन मुर्गे पर बताया। नया लक्षण प्रकट होता है तो हम उसे अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं, मध्यवर्ती लक्षण आना चाहिए, दोनों का मिक्स आना चाहिए। लेकिन जब दोनों लक्षण धब्बों के रूप में प्रकट हो, पृथक हो, अलग हो, कैटल्स में हमने देखा, बुल एंड काव में क्रॉस किया तो हमने चितकबरे बछड़ों को देखा, स्पॉटिंग, जिनके खाल के ऊपर धब्बे थे, तो वो सप्रभाविता है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे, अपने घरेलू स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे, तो डोमिनेंसी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम उसको सब्जेक्टिव लेके देखेंगे तो डोमिनेंसी हमें भगाएगी, हमारे लिए खौफ पैदा होगा कि यार डोमिनेंसी तो हम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि अगर डोमिनेंसी से अब की बार एग्जाम में प्रश्न आए तो हम लोगों का सही हो, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं आपके प्रॉफिट के लिए वीडियो बनाता हूं। एलडीसी का एस्पिरेंट तो हर हाल में वीडियो देखें, निश्चित रूप से मैं कहता हूं आपको वीडियोज़ में से क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। मेरा एक्सपीरियंस है 2013, 16 और 18 की 3 एलडीसी एग्ज़ाम में बच्चों की हेल्प करने का। 16 में तो हमने बच्चों के 50 में से 46 तक क्वेश्चन सही करवाए, बहुत बड़ी बात होती है। 46 कोई नॉर्मल बात नहीं, मायने रखता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, आगे अपने साथियों तक शेयर भी करेंगे ताकि उनका भी प्रॉफिट हो। और मेरे वीडियोस में से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, थैंक यू।